हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बिजनेस मॉडल क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस और उनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, वैसे ही आज हम समझेंगे कि कितने कंपोनेंट से बना होता है बिजनेस मॉडल कैनवास। तो बिजनेस मॉडल कैनवास जो होता है वो बेसिकली 9 कंपोनेंट से बना होता है और ये 9 कंपोनेंट्स ही बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। और बिजनेस मॉडल कैनवास को समझने के लिए हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला वैल्यू प्रोपोजिशन के लेफ्ट साइड में कस्टमर सेगमेंट और वैल्यू प्रोपोजिशन के राइट साइड में बिजनेस सेगमेंट। और वैल्यू प्रोपोजिशन के जो लेफ्ट साइड के कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं कस्टमर, चैनल, कस्टमर रिलेशनशिप एंड रेवेन्यू स्ट्रीम्स। और वैल्यू प्रोपोजिशन के जो राइट साइड के कंपोनेंट्स होते हैं उनमें इंक्लूड होते हैं की एक्टिविटीज, की रिसोर्सेज, की पार्टनर्स एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर्स। आइए इन 9 कंपोनेंट्स को ब्रीफली समझते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसे अभी हमने समझा बिजनेस मॉडल कैनवास के टोटल 9 की कंपोनेंट्स होते हैं, तो आइए इनको समझते हैं ब्रीफली। तो सबसे पहले हम समझते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन। तो वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर आता है क्या वैल्यू हम कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, क्या हमारा प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि नहीं, और हम कस्टमर सेगमेंट के साथ कैसे उनसे डील कर रहे हैं, उनको सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको प्रोडक्ट कैसे डिलीवर कर रहे हैं, और क्या हम उस कस्टमर सेगमेंट को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि प्राइस में चेंज ला रहे हैं, डिज़ाइन अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसी है अपने प्रोडक्ट की, कोई ब्रांड के अंदर या कोई प्रोडक्ट के अंदर कोई न्यूनेस है या नहीं है, एक्सेसिबिलिटी है ईजिली या नहीं है, या फिर कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल वैल्यू प्रोपोजिशन ये दिखाता है कि हम कस्टमर को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिजनेस मॉडल को हमने 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया था। वैल्यू प्रोपोजिशन के लेफ्ट साइड को हमने कहा था कस्टमर सेगमेंट और वैल्यू प्रोपोजिशन के राइट साइड को कहा था हमने बिजनेस सेगमेंट। तो वैल्यू प्रोपोजिशन समझने के बाद चलिए हम समझते हैं कि हम ये वैल्यू किसे प्रोवाइड करेंगे, वो है कस्टमर। तो चलिए समझते हैं कस्टमर सेगमेंट को ईजिली। तो ओवरऑल हम इस कंपोनेंट के थ्रू ये पता लगाते हैं कि हमारे कस्टमर्स और टारगेट मार्केट कौन हो सकते हैं और वो कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए। आइए कस्टमर सेगमेंट को समझने के बाद हम ये समझते हैं कि हम उन्हें अपनी वैल्यू कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, वाया चैनल। तो चलिए चैनल समझते हैं। तो हम चैनल के सेगमेंट के अंदर समझते हैं कि हम अपनी वैल्यू को कस्टमर तक कैसे प्रोवाइड करेंगे, हम उन तक अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को कैसे पहुंचाएंगे, और ये समझते हैं कि चैनल इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हमारे लिए कौन सा चैनल बेस्ट होगा, कौन सा कॉस्ट एफिशिएंट होगा और कौन से कस्टमर रूटीन्स हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। और आप समझते हैं इन तीनों सेगमेंट को कवर करने के बाद हम कस्टमर के साथ रिलेशनशिप्स कैसे मैनेज करेंगे। इस कस्टमर रिलेशनशिप सेगमेंट के अंदर हम लोगों को समझना होगा कि कस्टमर बिजनेस के साथ कैसे रिलेशनशिप्स मेंटेन करना पसंद करता है, कैसे फीडबैक देना पसंद करता है। जैसे कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि उन्हें पर्सनल असिस्ट कर सकते हैं, सर्विसेज को सेल आउट करने के बाद हम उन्हें सेल्फ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑटोमेटेड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कम्युनिटीज़ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, कम्युनिटीज़ बना सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक के ऊपर, बहुत सारी कम्युनिटीज़ बनी हुई है फेसबुक के ऊपर, ताकि कस्टमर से फीडबैक ले सकें और भी कस्टमर्स को एक्वायर कर सकें। बिजनेस मॉडल कैनवास के लेफ्ट वाले पूरे पोर्शन को समझने के बाद ये समझते हैं कि इन सब से हमारा रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। इस रेवेन्यू स्ट्रीम्स के सेगमेंट से बिजनेस का पूरा रेवेन्यू पता लगता है कि कौन से चैनल्स के थ्रू, कौन से मीडियम्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होता है और बिजनेस को रेवेन्यू किस किस मीडियम से अभी जनरेट हो रहा है। हम ये पता लगा सकते हैं कि एसेट सेल कर यूजेज फी किसी कस्टमर से फीस लेकर या फिर सब्सक्रिप्शन फीस लेकर, लाइसेंसिंग, ब्रोकरेज फीस और एडवर्टाइजिंग, इन सभी मीडियम्स के थ्रू बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अब बात करते हैं की एक्टिविटीज़ की कि क्या क्या एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड होंगे बिजनेस के अंदर उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए। व्हाट की एक्टिविटीज़ डू आर वैल्यू प्रोपोजिशन रिक्वायर। हमें ये देखना होगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ रिक्वायर होंगी वैल्यू प्रोपोजिशन को मेंटेन करने के लिए, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होंगे, क्या कस्टमर रिलेशनशिप्स मेंटेन करे होंगे, और रेवेन्यू स्ट्रीम्स कौन सी होंगी, कैसे कैसे जनरेट होंगी। ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोग इसके अंदर लिखेंगे की एक्टिविटीज़ के अंदर। ये देखना होगा कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा प्रोडक्ट है कि नहीं है, और हमारा प्लेटफॉर्म और नेटवर्क, जैसे कि हम उस चैनल्स के अंदर बात कर सकते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म और नेटवर्क क्या क्या हो सकता है, ये हम देखेंगे और ये हम लिखेंगे की एक्टिविटीज़ के अंदर। अब बात करते हैं की रिसोर्सेज की
कि कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर होंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए और डिलीवर करने के लिए कस्टमर तक। ये देखना होगा कि व्हाट की रिसोर्सेज डू आर वैल्यू प्रोपोजिशन रिक्वायर, और कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होंगे, कस्टमर रिलेशनशिप्स कैसे होगा, रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे होगी, कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर होंगे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए, रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स को बनाने के लिए। चलिए अब समझते हैं की रिसोर्सेज कौन से रिक्वायर होंगे कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करने में, अपनी वैल्यू बढ़ाने के अंदर। रिसोर्सेज फिजिकल हो सकते हैं, जैसे कि हमें बिजनेस को रन करने के लिए कोई ऑफिस रिक्वायर होता है। रिसोर्सेज ह्यूमन हो सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायर्ड होती है, लोगों की ज़रूरत होती है बिज़नेस को रन करने के लिए। फाइनेंशियल हो सकते हैं, हम लोगों को पैसों की ज़रूरत होगी बिज़नेस को रन करने के लिए। एसेट्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम रिसोर्सेज के अंदर रखेंगे, जो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए। अब की रिसोर्सेज के बाद देखेंगे हम बिज़नेस के अंदर कौन से पार्टनर्स हैं, हमारे की पार्टनर्स कौन हो सकते हैं, की सप्लायर्स कौन हो सकते हैं। पार्टनर्स एक्वायर तभी कर सकते हैं जब हमारा बिजनेस काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग हो सके, जैसे कि हम लोग रिस्क कम लें और अनसर्टिनिटी बिजनेस में कम हो, पर्टिकुलर रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ जो हों वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और इकोनॉमिकली हमारी बिजनेस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी पार्टनरशिप्स एक्वायर कर सकते हैं। एंड फाइनली अब बात करते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर की, कि हमें पूरा बिजनेस रन करने के लिए क्या क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा। कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। अगर कॉस्ट बिजनेस को रन करने के लिए ज़्यादा है बिजनेस के रेवेन्यू से, तो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। कौन से की एक्टिविटीज़ मोस्टली एक्सपेंसिव हैं जो बिजनेस के अंदर लॉस जनरेट करवा सकती हैं, और हमें ये देखना होगा कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है या कम है, कि हमें देखना होगा कि प्रोडक्ट का प्राइस अफोर्डेबल है या नहीं है। अगर इजी वे में बात करें तो बिजनेस को रन करने के लिए कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, और ये देखना चाहिए कि कहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट अप्लाई हो रही है। अगर किसी ऑफिस का रेंट ज़्यादा लग रहा है तो वो एक नुकसानदायक चीज़ हो सकती है, और ये देखना चाहिए कि फिक्स्ड कॉस्ट का क्या रोल है अपनी बिजनेस के अंदर, सैलरीज कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, रेंट्स कैसे हैं, यूटिलिटीज़ कैसी हैं, और वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर एक नज़र लगानी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि किन मीडियम के थ्रू अपनी कॉस्ट ज़्यादा जा रही है जहां बिजनेस को लॉस हो रहा है। मेजरली बिजनेस दो तरह के कॉस्ट स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, एक होता है कॉस्ट ड्रिवन और दूसरा होता है वैल्यू ड्रिवन। कॉस्ट ड्रिवन बिजनेस जो होता है वो अपनी प्राइस को ऊपर और नीचे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करता है, और वैल्यू ड्रिवन बिजनेस जो होता है वो बेसिकली क्वालिटी में बिलीव करता है। ये देखता है कि हम कितनी वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं और कितनी वैल्यू हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। आई नो बिजनेस मॉडल कैनवास को ऐसे समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से बिजनेस मॉडल कैनवास क्या होता है।